नमस्कार, नमस्कार everyone. Namaskar Poonam Didi and me. Namaskar, Proceed to all this the session. present members. Welcome to this forum. Today our topic is how to take lectures in schools to protect youth. This is part 2. We have already discussed this topic, but some points were left, so we are continuing the same topic. What problems these youth are facing, how we can guide them, how to develop spiritual cult, how to take decisions for right career. ये जो टॉपिक है ये पिछले थर्सडे चूंकि हम लोग का ब्रेक था, स्वर्णलता दीदी के यहाँ कीर्तन था, इसलिए उससे पिछले थर्सडे हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ पॉइंट्स रह गए थे या कुछ स्पीकर्स हमारे रह गए थे और कुछ चीजें इसमें ऐड करनी रह गई हैं लोगों को, जो आज लोग जुड़े हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें मेन हमारा जो मेन पॉइंट्स है उसमें कैसे हम आज के युवा को गाइड करें, उनको दिशा निर्देश कर सके, उनमें आध्यात्मिकता का जो कल्ट है वो कैसे उसमें लाया, उन लोगों में लाया जाए जो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ सके। और दूसरा वो अपने कैरियर में वो कैसे एक सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाए, इसमें हम उनके किस तरह से मददगार हो सकते हैं, हमारा उसमें क्या रोल हो सकता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और हमारे जो स्पीकर्स हैं उन लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ पिछले मीटिंग में भी थे। फिर भी अगर अगेन इस टॉपिक को अगर रखा गया है, कंटिन्यू किया गया है, तो मैं श्योर हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स, नए पॉइंट्स लेकर के लोग आए होंगे और दीदी, आएंगे। इम्पोर्टेंट है कि हम लोग प्रैक्टिकल इसको कैसे ऑन द ग्राउंड हम लोग कैसे रोड मैप इसके लिए कैसे बनाए दिस टाइम, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम लिए थे कि ये पॉइंट्स है, इस तरीके से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन ले। हमारे जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि अगर हम जाएं कॉलेज में तो उनको हम सीधा अगर स्पिरिचुअल की तरफ बोलेंगे तो शायद उनको बच्चे सुनना नहीं चाहेंगे। तो आखिर किस तरीके से उनको मोटिवेट करें, उनके कैरियर को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होती है, या फिर स्पिरिचुअलिटी, योगा, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये तीनों को रिगार्डिंग लेकर के हम लोग चलेंगे। तो ये इस पॉइंट पे हम लोग इस बार बात करेंगे। तो ये था दीदी। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि हमारे हरानंद दादा शुरुआत करें। उसके बाद धीरे धीरे तब तक लोग प्रिपेयर हो जाते हैं। दादा हमारे प्रिपेयर रहते हैं। नमस्कार दादा, स्वागत है आपका। दादा अनम्यूट योरसेल्फ। दीदी, दादा का बोलना इसलिए भी मैटर करता है, रीजन है कि दादा का प्रोफेशन अर्लियर, दादा टीचिंग प्रोफेशन में भी रह चुके हैं, तो डेफिनेटली इनका वो भी एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। डेफिनेटली अगेन दूसरा भी एक प्रोफेशन यहाँ पे वर्क करेगा। दादा एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, तो वहां पे भी इनकी सामना हुई होंगी यूथ से। तो दोनों जगह दादा ने कैसे बैलेंस किया और क्या चीजें दादा को दिखी जिस पर कि हमें सोचना चाहिए, तो डेफिनेटली इनकी एक्सपीरियंस हम लोगों को वर्क करेगी और हम लोग सुनना चाहेंगे दादा। थैंक यू दीदी, थैंक यू एंड लेट मी ट्राई। ये मेरे ख्याल से सारे लोग हिंदी समझते होंगे। स्टिल आई ट्राई टू मिक्स अप। जहां तक वो मेरा दीदी ने ठीक ही बात उठाई कि अनुभव से क्या निकाला जा सकता है, तो जो मैंने पढ़ाया पटना कॉलेज और मगध महिला में, तो उसके अनुभव से जो कुछ मैं जितना समझ पा रहा हूँ और अपना जो अनुभव रहा है, चूंकि मेरे पिताजी शिक्षा विभाग के एक बड़े ही वरिष्ठ अधिकारी थे और बचपन मेरा सब प्रिंसिपल्स और इस तरह के लोगों के बीच बीता। पिताजी के भी अनुभव बहुत सारे थे जो वो शेयर करते थे, खैर वो अलग बात हो गई। जहां तक कॉलेजों में या स्कूल्स में, पहले तो ये क्लैरिटी रख ली जाए कि युवा से क्या तात्पर्य है। युवा से क्या हम कॉलेज के जो ग्रेजुएशन वाले +3 वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी बात कर रहे हैं, या 9th 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से मैच्योरिटी दोनों में आ जाती है। जो 9th के बाद भी करियर ओरिएंटेशन बहुत सीरियस हो जाता है बच्चों का, और कॉलेज में तो हो ही जाता है, क्योंकि जो 12th के बाद रास्ता पकड़ लेते हैं तो वो तो निकल गए। लेकिन ह्यूमैनिटीज के बहुत से लोग या बहुत से लोग जो
मेडिकल इंजीनियरिंग किसी कारण से नहीं कर पाते हैं या कहीं और ब्रांच ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर +3 के मोड में आ जाते हैं कॉलेज में। तो फिर वहाँ उनकी चुनौतियां अलग होती हैं और मेरे ख्याल से ज्यादा गंभीर होती हैं, क्योंकि वहाँ खुला मंच होता है और खुला मैदान होता है। तो 2-3 चीजें जो मैं अपने अनुभव से समझ पा रहा हूँ कि मूल कंसर्न, चूंकि बच्चों का, बच्चे तो कहना ठीक नहीं होगा, जो युवा मस्तिष्क हैं, उनका जो मूल बेसिक कंसर्न है वो करियर से, और इसको ओवरनाइट बदला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरे समाज का जो परिवेश है वो वैसा ही है, और इस देश की बात की जाए तो वैसा ही है। तो सबसे पहले तो यह है कि इफ वी विजिट एनी कॉलेज or say schools and we talk to boys or girls of say 11th 12th, तो they are totally obsessed with their career कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो first of all we have to start with that domain, क्योंकि आप सडनली जाके बोलिए कि साधना शुरू करिए तो लाइक बड़ा सा वो कॉन्टेक्चुअल मैटर नहीं होगा। तो संदर्भ में अपने को डालने के लिए शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी कि करियर प्लानिंग कैसे की जाए, और उसमें फिर धीरे धीरे जो भी बात करते हैं तो उनको कुछ ऐतिहासिक उदाहरण के द्वारा भी मोटिवेट, मेन है कि परसुएशन एंड मोटिवेशन ये 2 इश्यूज हैं। परसुएशन के अपने तरीके हैं और मोटिवेशन के भी अपने तरीके हैं, तो दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए युवा मानसिकता को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। एक तो मैंने देखा कि उच्छृंखल और चंचल है युवा मानसिकता, खासकर जब आप उनको कुछ ऐसा बोलने जाइए कि प्रिंसिपल बोले कि टुडे समवन विल गिव यू अ टॉक ऑन दिस टॉपिक, तो वो सब आपस में शुरू कर देंगे कि अच्छा ज्ञान बांटने आए हैं ये साहब। तो ये मैं बता रहा हूँ, तो ये जो सामने जो खड़ा होगा वो एक समझिए कि ऑपोजिट कैंप के सामने खड़ा होगा शुरू में, ताकि वो बच्चे जो हैं वो आजकल के जो 15 साल के बाद के बच्चे या बच्चियां हैं, वो अपने को समाओ इतना एक्सपोज्ड हैं वो सारा इंटरनेट से और सोशल मीडिया से, कि उनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और हमको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। इसलिए पेरेंट्स भी अगर ज्यादा उनको सरमन देंगे तो यही बोलेंगे कि मम्मी तुम अपना ज्ञान रखो और मुझे अपना काम करने दो। आई हैव हर्ड दीज थिंग्स। So of course not in my family, because I was lucky. Anyways, तो पहली तो ये है कि we have to discuss, and Meera Didi said a very good point about the connecting bridge, that is physical stress and mental stress। जो उन्होंने मन और शरीर की बात कही, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि करियर के बारे में बताते हुए, क्योंकि उसके लिए करियर काउंसलिंग स्पेसिफिक अगर जाइएगा तो फिर वो मेडिकल कैसे करें, इंजीनियरिंग कैसे करें और एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ें कि नहीं, वो अलग डोमेन है। वो तो एग्जैक्टली स्पेसिफिक करियर काउंसलिंग है, जिसके लिए आजकल सारे काउंसलर्स भी उपलब्ध हैं और नेट पे हैं, बहुत तरह के लोग उपलब्ध हैं। अभी हम लोग ब्रॉडर फ्रेमवर्क में लें कि उनको कैसे धीरे धीरे मोटिवेट किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि मतलब जब उच्छृंखल मानसिकता के लोग सामने बैठेंगे तो उनको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे बाबा के जो क्लासेस हमने अटेंड किए हैं शब्द चयनिका पे और इस तरह के सीरियस मोड के क्लासेस, तो उसमें पहली चीज जो मैं देखता था कि इट वाज फुल ऑफ ह्यूमर। बहुत गंभीर विषय पर भी वो कहानियां जरूर सुनाते थे। जैसे आप शब्द चयनिका का कोई भी पार्ट खोल दें, उसमें आपको 2-3 पेज के बाद एक लंबी कहानी मिलेगी और बड़ी रोचक, कभी हॉरर स्टोरी मिलेगी, कभी थ्रिलर, मतलब इस टाइप से, मर्डर वाली नहीं, वो पैरासाइकोलॉजी वाली, कुछ भूत प्रेत वाली, कुछ, लेकिन आपको वो फंसा के रखेंगे और फिर वहां से लेके चले जाएंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज अनदर डोमेन। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हम लोग कुछ बड़े भी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, लंबी नहीं, छोटी कहानी। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक ऐतिहासिक घटना का संदर्भ लेता हूँ कि इससे इस तरह की बहुत सारी घटनाओं का जिक्र हो सकता है। जैसे सिकंदर जब फिलिप था और जब बन गया राजा यूनान का, तो वहां का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था डायोजीनीस। पहले वो बैंकर था, दिवालिया हो गया, उसके बाद वो
अपने ढंग से रहने लगा। तो किसी ने कहा कि बहुत बड़े दार्शनिक हैं, इनसे मिला जाए। अब डायोजेनीज के बारे में थोड़ा बता दिया जाए कि डायोजेनीज वो व्यक्ति था जो कि सिनिसिज्म का फाउंडर था, स्टोइसिज्म का फाउंडर था, और बहुत बड़ा दार्शनिक ये हुआ। तो वो दिन में मोमबत्ती लेकर घूमता था, और लोग पूछते थे कि दिन में मोमबत्ती लेकर क्यों घूम रहे हो, तो वो कहता था कि मैं इंसान की तलाश में घूम रहा हूँ। तो इस तरह की वो कुछ कुछ हरकतें, और वो पाइप में सोता था बीच बाजार में, जो खुले पाइप्स होते थे गोल वाले। खैर, तो सिकंदर जब मिलने गया तो वो समुद्र के किनारे वो बालू पर सन बास्किंग कर रहा था, धूप में लेटा हुआ था। तो सिकंदर ने कहा कि आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपनी भाषा में ऑब्वियसली, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, और मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको क्या चाहिए? तो डायोजेनीस ने बहुत आहिस्ता से सर ऊपर उठाया और कहा कि सामने की धूप को रोक कर आप खड़े हैं, आप सामने से हट जाइए। तो सिकंदर को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, और वो बिल्कुल ही एक तरह से घबरा गया। तो कहा कि सामने से हट जाइए, बस यही मेरी इच्छा है। उसके बाद सिकंदर ने कहा, ये इट हैज कम इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं डायोजेनीस होता। और इसके बाद सुनिए डायोजेनीस का जवाब क्या देता है, जो कि इट्स अ वेरी सटल स्टेटमेंट। डायोजेनीस कहते हैं कि अगर मैं डायोजेनीस नहीं होता तो भी मैं यही कामना करता कि मैं डायोजेनीस बन जाऊं। एंड हिस्ट्री टेल्स अस दैट बोथ अलेक्जेंडर and Diogenes at different ages. Diogenes died at 80 plus, around 82, 83, and Alexander at a pretty young age. They both left the world on the same day. So this appears to be, तो इस तरह की ये ऐतिहासिक घटना है, बट इसमें एक मोटिवेशन है, कंसील्ड एक मैसेज है। तो आज की पीढ़ी जो मुझे लगता है कि कंसील्ड मैसेज को अप्रिशिएट करते हैं, और ओपन जो नॉलेज है, जिसको वो कहते हैं ज्ञान बांट रहे हैं आप, वो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, सुनेंगे भी नहीं, वो आंखें खोले रहेंगे, कहीं और दिमाग रहेगा। तो मुझे लगता है कि बाबा ने, ये बाबा की शैली का अनुसरण मैं भी करता हूँ, कई जगह मैंने किया और सफलतापूर्वक किया है। तो इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएं बहुत सारी हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स कैन बी टू कैच द अटेंशन। किसी भी समूह को एड्रेस करने के लिए शुरुआत में आपको यू हैव टू कैच द अटेंशन, क्योंकि आदमी कई चीजें सोच के बैठता है। तो अटेंशन कैचिंग कुछ स्टोरी होनी चाहिए, कोई एपिसोड होना चाहिए। जैसे बाबा ने कई जगह अंगुली माल और बुद्ध की कहानी सुनाई, न जाने इतनी कैसी, इतनी मतलब दर्जनों कहानियां बिखरी हुई हैं शब्द चैनिका में, जो बहुत ही रोचक हैं और पढ़ने लायक हैं, जो भी है। तो एक तो यह है कि किसी रोचक प्रसंग से ही आप धीरे धीरे उनको आगे बढ़ा सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट दे आर एबल टू हियर यू एंड दे डू नॉट फील कि आप ज्ञान बांट रहे हैं, पहली बात। तो वंस यू कैच देयर अटेंशन, नाउ यू कैन मोटिवेट दम। जब एक फ्रीक्वेंसी पे आप ले आएंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी, वरना आपको लगेगा आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन कोई खिड़की देखता है, कोई फोन देखता है, कुछ भी। वो सभी जानते हैं कि बच्चे आजकल कैसे बिहेव करते हैं, स्पेशली एडल्ट्स, इवन स्मॉलर चिल्ड्रन behave in that manner, and because they emulate the elder ones anyways. And then we can slowly move कि किसी को, एक चीज और है क्लास में कि इस तरह के लोगों को इंटरेक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। जो भी स्पीकर हैं इंटरेक्टिव मोड में, आप सोचिएगा कि हम एक बाबा रामदेव का प्रवचन दे के निकल जाएं, वो नहीं होगा। किसी को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि अच्छा बेटा आप बताइए आपका हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, क्या है ना, उससे फिर अटेंशन ड्रॉ होता है। तो दे ही और शी विल से समथिंग, देन यू कैन स्लोली मूव कि भाई आप इतना पढ़ते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे है, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम 24 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, व्हाट इज द टाइम दैट यू हैव फॉर रिक्रिएशन एंड अदर एक्टिविटीज। अब ये रिक्रिएशन एंड अदर एक्टिविटीज से आप अपनी थीम को डाल सकते हैं धीरे धीरे। लेट अस गेट द आंसर फ्रॉम द बॉयज एंड गर्ल्स, वो खुद बताएंगे कि हमको रिक्रिएशन का ये टाइम मिलता है, हम ऐसे यूज करते हैं, हम मूवी, इंग्लिश मूवी देखते हैं या यूट्यूब पे अंग्रेजी गीत सुनते हैं, कुछ तो जवाब मिलेगा उधर से। देन स्लोली यू हैव टू लाइक चेंज द गियर। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये भी कभी ट्राई करिए। आपने कभी क्लासिकल म्यूजिक ट्राई किया है? हैव यू हर्ड अबाउट इंडियन रागास? देखिए बाबा ने इस बात को बार बार कहा है कि ज्ञान की उत्सुकता को जगाना टीचर का सबसे बड़ा गोल है। To kindle
the flame of curiosity for knowledge. This is what he says. तो वो उत्सुकता जगाना जरूरी है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि सोशल मीडिया का इतना ओवर एक्सपोजर है कि वो बहुत से लोगों को दे डोंट नो कि व्हाट इज इंडियन म्यूजिक. इंडियन म्यूजिक का इतना ग्लोरियस ट्रेडिशन है पूरे. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. और इस तरह दे डोंट नो अबाउट द ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया. बाबा ने जैसे कहा है कि गौरवशाली इतिहास को संदर्भ में डाल के उसकी बात लगाई. कोई घटना आप महाराणा प्रताप का जिक्र कर लीजिए, पृथ्वीराज चौहान, हाउ ही फॉट विथ महमूद ऑफ गोरी. इस तरह की मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ. सिंस आई एम फ्रॉम हिस्ट्री, तो आई टेंड टू मूव टुवर्ड्स हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स. और इसीलिए कि और कहानियां भी चल सकती हैं, ऐसा नहीं. विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में ऐसी बहुत सी रोचक कहानियां हैं जो बड़े बड़ों को भी आप लपेट के और संभाल के रखा जा सकता है. उसमें हम लोगों ने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा जो उस पीढ़ी में विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की कहानियां स्कूल के पाठ्यक्रम में हुआ करती थी. अब तो वो सारी अच्छी चीजें हट गई हैं दुर्भाग्यवश. तो इस ढंग से स्लोली वी कैन मूव टुवर्ड्स फिजिकल स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, मेंटल स्ट्रेस. एंड वंस वी मूव स्लोली फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेस टू मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि पढ़ाई से दोनों का स्ट्रेस जुड़ा हुआ है, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, देन वी कैन स्लोली मूव कि भाई आप अपने को व्हाट आर दी डी स्ट्रेसर्स यू आर यूजिंग. आप इतना पढ़ रही हैं, दिन में आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रही हैं, 12 घंटे पढ़ रही हैं, तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है? कोई बोलेगा चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं. देन स्लोली यू कैन मोटिवेट. हैव यू एवर ट्राइड सम मेथोडोलॉजी ऑफ मेडिटेशन, सिटिंग अलोन एंड री एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन? जो ये बहुत से यूनानी दार्शनिकों ने इस पर कहा है कि सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों नहीं करते हैं आप. कहा कि सुबह से शाम तक आपने जितने काम किए उसको रिव्यू किया. एक बहुत बड़े दार्शनिक थे पाइथागोरस, जिनकी मैथ्स में थ्योरम पढ़ाई जाती है, लेकिन वो उतने ही बड़े दार्शनिक थे और एक कल्ट बिल्डर थे. उनके शिष्य लोग रहते थे पूरे. तो वो उनका ये कहना था कि सुबह शाम में जब भी आप बैठिए 5 मिनट समय निकाल के क्रिटिकल रिव्यू करिए कि दिन में हमें क्या करना था और क्या नहीं करना था, क्या किया और क्या नहीं किया. ये सवाल जो है ना, वो इट विल कैच द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ एज. कि व्हाट हैव यू एवर रिव्यूड कि यस्टरडे, जैसे किसी को उठा के पूछ लिया कि अच्छा यस्टरडे वाज संडे, सपोज, व्हाट डिड यू डू ऑन संडे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, तो कुछ तो आंसर आएगा. तो इसी तरह क्लास पूरे वो लॉट को इन्वॉल्व करा के गेट द आंसर्स फ्रॉम देम. एंड देन ये सुकरात की ये सोक्रेटिक टेक्निक है, बहुत पुरानी, जिसको बाबा ने इफेक्टिवली यूज किया है. सुकरात भी यही करते थे. एथेंस में बाहर बाजार में शाम के वक्त जब लोग निकलते थे वो चले जाते थे और किसी को इंटरसेप्ट कर लिया, किसी यूथ को, और बोले कि अच्छा ठीक है, फाइन फाइन, सब जानता तो था ही उनको. अच्छा टेल मी व्हाट इज मोरालिटी. फिर उसी से पूछते थे व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रूथ. फिर वो कुछ बोलता था, फिर वो अपनी बात कहते थे. इस तरह स्लो मीनिंगफुल आर्गुमेंटेशन में फिर अंत में तभी तो उन पर आरोप लगाया गया सुकरात पर कि यूनान की युवा पीढ़ी को भड़का रहे और उनको इस तरह जहर का प्याला पीना पड़ा. वैसे माफी का रास्ता भी उनको था, उन्होंने लिया नहीं वो. और एक तो इस तरह जैसे सुकरात की कहानी, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं. दिस विल कैच अटेंशन, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े उच्छृंखल होते हैं. मैंने पता नहीं कभी ये बात बताई कि नहीं, वो मैं MA में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ा रहा था. दैट वाज दरभंगा हाउस. और उसके पहले जो पढ़ाते थे सुमंत नियोगी साहब, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे. तो वो उनको लड़कों ने हाउल आउट कर दिया था क्लास में, नेशनल एंथम वगैरह गा के. धीरे धीरे वो क्लास का सिस्टम आप लोग जानते हैं, पीछे वाले रो से धीरे धीरे जनगण मन अधिनायक शुरू होगा और फिर धीरे धीरे वो वॉल्यूम तेज होगा. तो वो अपना वो छोड़ के चले आए थे. व्हेन आई ज्वाइन पटना यूनिवर्सिटी, मिस्टर योगेंद्र मिश्रा वाज द यूनिवर्सिटी हेड. ही टोल्ड मी हु विल बेल द कैट. हमने कहा सर बताइए. आई वाज कॉल्ड टू दरभंगा हाउस बीइंग द यंगेस्ट लेक्चरर इन पटना कॉलेज, which was very unusual. और बोले कि you have done, I am told you have done British history from Delhi University. हमने कहा sir I have read 2 papers on British history. So can you handle these boys of MA previous? हमने कहा sir very difficult because I am on a different mission. मैं civil services की तैयारी कर रहा था, जो भी है. तो but still अब young lecturer हैं, आपको assignment मिल रहा है, you can't say no. I said fine. So I was teaching in this. I'm just telling you, I don't know if I have narrated this, I'll stop here. But if I have not narrated, I'll just complete the story. The MA Darbhanga House means any subject out of 50, 40 girls are there.
with due respect to your community. But they are very disciplined. And the lot which creates problem generally in class are not the girls, they are the boys. So ऐसा हुआ कि when I finished off with Industrial Revolution, then one of my juniors who was earlier in my hostel, so he came up. Later on he was a very senior officer of NCERT. He also died. Anyways, so he stood up and asked me, sir, I have a very serious question in my mind. और क्लास में अंग्रेजी में ले रहा था, तो उसने हिंदी में सवाल पूछा, कहा कि सर औद्योगिक क्रांति में गोईठे की क्या भूमिका थी। अब ये उसका पूछना था कि पूरा क्लास ठहाका लगाया। देखिए, अब सी दैट इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड अ टीचर, यंग टीचर। तो मुझे तो 10 सेकंड के लिए मुझे लगा कि तो सारे क्लास हंस पड़ा, और सवाल ही ऐसा था, कोई भी हंसेगा। तो बाबा कृपा मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। और मैं जहां तक हिस्ट्री जानता हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन गोईठे की क्या भूमिका थी इस पर किसी ने अभी तक डिसर्टेशन या थीसिस नहीं दिया। तो तुम एमए करके तुम इसी टॉपिक पर रिसर्च करो। उसके बाद वो बैठ गया, और उसके बाद फिर क्लास के बाहर आया, बोला सर आपने तो मेरी ही इज्जत उतार ली। हमने कहा तुम भरी क्लास में मेरी इज्जत के साथ खेल रहे हो, तो तुम टीचर को भी कम मत समझो। तो इस तरह की उच्छृंखलता बच्चों में रहती है, और यू हैव टू केयरफुली हैंडल देम। अगर आप नाराज हो गए सुमन नियोगी की तरह कि हम आज के बाद से नहीं बात करेंगे किसी से, दैट डज नॉट हेल्प यू, बिकॉज यू ऑलवेज गेट ऑप्शंस, यू नो। एक नहीं दूसरा टीचर पढ़ाएगा, आप मोटिवेटर नहीं है, दूसरा कोई आके बोलेगा। वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले आके स्कूल में ज्ञान बांट के चले जाएंगे। अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोई अटेंड करिए सेशन, तो पता चलेगा कि प्राणायाम के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। Anyways, with due respect to the founder of the Art of Living, whom I have met personally. Anyways, तो इस तरह slowly we have to move towards physical and mental stress, de-stress। और बच्चों का जो मेन कंसर्न है, और जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आज की पीढ़ी का, since I am associated with some study circles also, वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट का दे डोंट हैव अ क्लियर टाइम टेबल कि हमें इतना सोना है, इतना पढ़ना है, इसमें हमको समय है और भी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग जो उनका स्लॉट है सोने और पढ़ने के अलावा, दैट स्लॉट वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन कि अच्छा बेटे आप इस स्लॉट में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, एंड देन वी कैन पुश आवर एजेंडा इन ए वेरी परसुएसिव वे। देखिए, हथौड़े की लोहार के अप्रोच से वहां काम होगा नहीं, वहां सोनार की बारीकी चाहिए। व्हेन यू टॉक टू द यूथ, you have to deal with them in a very subtle way। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, 2 डायमेंशन जो आप लोगों ने खोले हैं। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट GPIF टीम। ये 2 एंगल आपने दोनों को डाले हैं, जो बाबा ने कहा कि हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। अब देखिए, इसमें एक आप लोगों ने विषय उठाया कि आध्यात्मिक पक्ष की ओर कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, ये ऑब्वियसली आदर्शवादी रुझान की ओर ले जाना है। और दूसरा रियलिज्म जो बाबा ने कहा है कि भाई करियर को कैसे उनको, क्योंकि दोनों को कंबाइन किया जाएगा तभी ये बात बनेगी, तभी वो बच्चे सुनेंगे भी। तो मुझे लगता है कि होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पीकर मस्ट नो हाउ टू कॉन्टेक्चुअलाइज हिज और हर टॉक। और मेरे ख्याल से मैं लगातार सर्विस में भी बोलता रहा हूँ, अकेडमीज में जाके, आई हैव ऑलवेज स्टार्टेड talking to officers and so many lot from some historical story। वो सबके पास हैं कहानियां अच्छी अच्छी। तो उससे क्या है ना, क्लास में पहले आप क्लास हो या जो भी कहिए, आप उस आपके टॉक में सब बंद जाते हैं। एक बार आपने जब ऑडियंस को बांध दिया तो आप एक फ्लो में उनको ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नाव पे लोग नहीं चढ़ेंगे तो किनारे से फिर आपको रंग बिरंगा संगीत सुनाई पड़ेगा। कोई खिड़की देखेगा, कोई सोशल मीडिया खोल के बैठ जाएगा, तमाम वो चलती रहती हैं चीजें। आपके प्रयास के बाद भी कुछ लोग वैसे हमेशा मिल जाएंगे। जैसे आप भेड़ की चरवाही करिए, शेफर्डिंग करिए, तो 2-3 भेड़ इधर उधर जाएगी। अब उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं। मेरे है कि आउट ऑफ 100 बॉयज और गर्ल्स यू शुड बी एबल टू कैच अटेंशन ऑफ 80%, यू हैव सक्सीडेड। और उसमें 5 लोग भी आपकी बात समझ गए। तो स्लोली मुझे लगता है कि ये स्लोली, इट्स अ वेरी केयरफुल टेक्निक। बहुत ध्यान से धीरे धीरे चीजों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और जो बोलने जाएगा उसको अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम गए,
आई एम ए वेरी गुड, कोई सोचेगा आई एम वेरी गुड स्पीकर, तो जाके कुछ भी बोल के चले आए। वन हैज टू स्ट्रक्चर कि अच्छा स्कूल का बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ छोटी सी बात कि कई कॉलेजेस हैं जहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। अब वहां पे अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी और हिंदी में बोलेंगे कम सुनी जाएगी। अब हिंदी में बहुत स्कूल्स में मैंने देखा, पब्लिक स्कूल्स में भी इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती और हिंदी में चलती है, तो वहां हिंदी चलानी पड़ेगी। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा प्रिंसिपल के साथ बैठ के कि बच्चे किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे हैं। मैंने टुडे आई वाज सरप्राइज्ड, आई मेट अ बॉय ऑफ 2 years 10 months जो कि गोयनका स्कूल से आ रहा था लिफ्ट में, उसकी माँ मेरे साथ ही मेरे टावर में रहता है। ही वॉज टॉकिंग इन सच अ फ्लुएंट इंग्लिश, 3.25 साल का बच्चा, कि मैं तो सरप्राइज हो गया। एंड वो जैन लेडी है, संस्कार ऐसे। फिर उन्होंने लिफ्ट में ही ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ अंकल। तो वो 2.5 साल का बच्चा मेरे पैर पर गिर गया लिफ्ट में। मैं तो बोला क्या? हमने कहा मैडम आपने क्या संस्कार डाले? तो इस तरह के भी बच्चे हैं, 3.25 साल के बच्चे फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल रहे हैं, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। शायद मैं उस उम्र में वैसा नहीं बोल पाता था। स्लोली, सिंस ठीक है सेंट जेवियर्स में था, स्लोली आई पिक्ड अप। एवरीबॉडी पिक्स अप लैंग्वेज एट सम स्टेज, दैट इज ट्रू। तो मेरे ख्याल से बच्चों की मानसिकता को प्रिंसिपल से समझना पड़ेगा। और कोई पर्टिकुलर क्लास को एड्रेस कर रहे हैं तो उसकी क्लास टीचर बताए कि बेस्ट है कि ये बच्चे किस तरह की बात सुनना चाहते हैं। तो ये होमवर्क करके ही कुछ करना पड़ेगा। वो आर्मी में एक कहावत है, द मोर, बहुत मीनिंगफुल ये मैक्सिम है कि द मोर यू टॉयल इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के वक्त जितनी आप मेहनत करेंगे युद्ध में उतना ही कम रक्तपात होगा। तो ये क्लासरूम जो है युद्ध भूमि है, मेरा ये अनुभव है। तो बहुत संभल के जाना पड़ेगा। बस दैट्स ऑल, a few things I wanted to submit. Rest, there are other stalwarts who can add, supplement and enhance whatever is there. Thank you. थैंक यू सो मच दादा। आपका अपना एक्सपीरियंस के साथ आपने बहुत वैल्यूएबल चीजें इसमें इंक्लूड की हैं और हम सब आभारी हैं। आपने इतना समय हमारे लिए निकाला है। आपका प्रेजेंस हमेशा ही हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अजय भल्ला दादाजी से, वो भी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं बीच बीच में, so वो अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और कुछ गाइडलाइंस भी दें इसमें, और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं दादा। नमस्कार, स्वागत है आपका जीपीआईएस के फोरम में। नमस्कार, प्रणाम सभी को। सबसे पहले तो हरानंद दादाजी, उन्होंने जो भी टॉपिक थे सबको इतनी अच्छी तरह से कवर कर दिया है कि हम अब उनके आसपास भी स्टैंड नहीं कर सकते। बट आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, जो कि क्योंकि मैं भी टीचिंग से रिलेटेड रहा हूं। मैं टीचिंग रादर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। उसमें ना क्या होता है कि एक लास्ट जो सेमेस्टर होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, तो उसमें उनको फील्ड ट्रेनिंग करनी होती है। तो हमारे पास आते थे बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। तो आई एम शेयरिंग वन एक्सपीरियंस जो कि हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मीरा दीदी जी ने कहा कि प्रैक्टिकली हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इन चीजों को। तो हमने ना एक सेशन रखा मेडिटेशन। तो अब एक एक बैच में हमारे 50 बच्चे थे। उस सेशन में कितने आए? 5। ठीक है, देयर वर ओनली 5। तो अब नेक्स्ट वीक में मैंने सेम सेशन का नाम रख दिया हाउ टू फेस इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। आई जस्ट चेंज द टॉपिक, हाउ टू फेस इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन। अब सभी वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, लास्ट सेमेस्टर था उनका, एंड दे हैड टू गो फॉर रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड ऑल। तो कैन यू इमेजिन कि ऑल मैक्सिमम आउट ऑफ 50, 45 प्लस वर प्रेजेंट देयर। और फिर वहां से फिर हमने जो है जस्ट आई स्टार्टेड डिस्कसिंग फ्यू पॉइंट्स कि इंटरव्यूज होते हैं आजकल, ये कंपनीज हैं जो जैसे आज के उसमें वो में था ना कि राइट कैरियर क्या चॉइस करना है, तो वो सारा उस पर डिस्कशन थोड़ा बहुत करके फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको अपनी तरफ जो है इंटरव्यू में, जैसे कहते हैं इंटरव्यू में जाते हैं सबसे पहले क्या होता है, सामने बैठे हुए हैं तो हाँ भाई दिल धड़कने लग जाता है ना, तेज हो जाती है ब्रीदिंग। क्यों होता है ये? फिर मैं ऐसा ऐसा उनको स्ट्रेस पे ले आया कि स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है, उसका थोड़ा फिजियोलॉजिकली क्या चेंजेस आते हैं, हमारे जो हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं, व्हाटएवर सारा वो डिस्कस किया। मींस आई स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ देयर इंटरेस्ट।
देन our things came to from that side. फिर उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उनको सारा समझाया, फिर बताया कि कई चीजें याद नहीं रहती, बहुत कुछ याद रहते हैं, तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, तो मेडिटेशन फिर बताया, फिर मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारे एवरीबडी नोज, बट आहिस्ता आहिस्ता उनको बीच में ब्लेंड करके हम लोग ना सब कुछ जो है फिर जो है कुछ को खड़ा किया, हाँ भाई पब्लिक स्पीकिंग, कि अगर हमें अब आप लोग जो है जैसे ऑफिसर्स बनेंगे कहीं जाके, तो यू हैव टू स्पीक इन पब्लिक, और आपको लोगों को जो है डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो जो है फिर कुछ पॉइंट्स उनको बताए, फिर जो है एक एक को जो है बच्चे को उठा के, जैसे जैसे आई एम टेलिंग प्रैक्टिकल अप्रोच की हमने किस तरह से लिया, कि एक एक बच्चे को उठा के मीन्स की कॉल करके और उनको बताया, तो कई लोग आए, कई नहीं आए, बच्चे जो नहीं आए फिर उनको बताया कि अच्छा ये फीलिंग हो रही है, ओके इसको इस तरह से मेडिटेशन करो, ये करो, ऑल दैट, फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है तो योग आसन का बताया, प्राणायाम, मीन्स एक एक करके उनको जो है मैक्सिमम, मेरे पास वो करीब करीब मेरे ख्याल 4 वीक्स यानी 5 into 4 20 डेज के लिए थे, तो उसके बाद यहाँ तक आई सॉ ए चेंज कि जो टेक्निकल टॉपिक्स थे पहले सिर्फ उसमें इंटरेस्ट था उनका और इनमें इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद के जो भी बैचेस मेरे पास आए, हमारे पास आए वहां पर, उनका इंटरेस्ट जो है इन टॉपिक्स में बढ़ गया एज कम्पेयर टू टेक्निकल टॉपिक्स, क्योंकि वो तो कॉलेज में भी होते थे, तो इसलिए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि कई तरह के जो है जैसे इश्यूज हैं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, ये ऑल दैट, तो वो सारा ऐसा ऐसा बताया कि कैसे उसको ओवरकम करना है। फिर जो है एक टॉपिक आई टुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, जो है बच्चों को जो बताना चाहिए, हाउ टू फेस फेलियर्स, हाउ टू फेस फेलियर्स, कि लाइफ में जब हम जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अगर हमें नहीं मिलता, तो फिर हम कैसे उस चीज को डील करें, कैसे करना है, तो उसमें फिर बताया कि अगर हमें मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिर मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे लिया, फिर इवन जो कर्मण्य वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, वो पॉइंट्स कुछ भागवत गीता के बताया, यानी स्पिरिचुअलिटी भी फिर थोड़ी इसमें ऐड करके, जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस कि इस तरह से अगर हम लेंगे, यानी अगर ये तो हरानंद दादाजी ने परफेक्ट बात बोले कि अगर हम उनको सीधा जाके कहेंगे योग मेडिटेशन, तो मतलब 90% विल बी गॉन, नोबडी विल बी देयर, लेकिन अगर हम उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स को पकड़ेंगे, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग है, हाउ टू फेस इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन, एंड हाउ टू फेस चैलेंजेस ऑफ दिस लाइफ, हाउ टू चूज ए कैरियर, जो जैसे जिस तरह की चीजें हैं, इस टाइप का टॉपिक, यानी शुरुआत वहां से करें, शुरुआत वहां से करें, फिर जो हमारा मेन मोटिव है उनको जो है इस रास्ते पर लाना, स्पिरिचुअल फ्लेवर उनकी लाइफ में ऐड करवाना, मेडिटेशन के बारे में बताना, और जो भी है हम बताना चाहते हैं उनको, मोरालिटी एंड ऑल, then we can serve them. Initially we have to certainly choose their topics, वहां से हम स्टार्ट होके, और ये सारे के सारे दीदी ने जो टॉपिक्स जो है आप लोगों ने लिए, मीरा दीदी, पूनम दीदी ने, बहुत अच्छे हैं, रियली वंडरफुल, जैसे आनंद दादा जी ने कहा कि जस्ट जो रियलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड है इसमें सारा, सो बहुत अच्छा है। और लेकिन जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूँ कि हम डायरेक्टली बच्चों को, चाहे वो 9th 10th के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉमर्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन के हैं, वी कैन नॉट सर्व देम स्पिरिचुअलिटी डायरेक्टली, वी हैव टू फॉलो सम बैकडोर एंट्री, तो कहीं और से एंट्री करके हमें जो है उस चीज को लेना पड़ेगा। इवन इवन हम स्कूल कॉलेजेस में भी अगर जाते हैं प्रिंसिपल या किन्हीं के पास, तो वहां पर भी हम लोग जो है इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं लेके जाएं, जैसे मैंने बताया कि आजकल जो बच्चे फेस करते हैं कि जो मतलब जॉब जॉब सर्च करना है तो बहुत टीडियस है। इवन अब मैं देख रहा हूँ कि इवन IITians IIM वाले भी जो है वो 100% उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, 30% कहीं खाली है, कहीं कुछ है, तो सो मैनी इश्यूज आर देयर। तो वहां पे हम इस टाइप के जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है के लिए जा सकते हैं कुछ स्कूल कॉलेजेस में, कि किस तरह से जो है फेलियर्स को फेस करना है, ऑल दैट। तो जस्ट यही था कि हरानंद दादा जी ने बहुत अच्छा सब कुछ बताया, तो मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करूं कि हमें जो है जस्ट उनके इंटरेस्ट का टॉपिक चूज करके, जिसमें उनको इंटरेस्ट आएगा, देन वी हैव टू सर्व व्हाटएवर वी वांट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
थैंक यू सो मच दादा। आप लोगों के एक्सपीरियंस काफी वैल्यूएबल है और आप लोग हमेशा हम लोग के साथ बने रहें। आप लोगों का होना हम लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। मैं चाहूंगी मीरा दी इसमें कुछ है और ऐड ऑन करें। मीरा दी। जी नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच दीदी। मैं तो हरानंद दादा और अजय दादा को सुन रही थी एंड इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैं सुनना चाहती थी या जो जीपीएफ सुनना चाहता था, जानना चाहता था। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग प्लान करते हैं इन फ्यूचर तो डेफिनेटली ये सारे एक्सपीरियंस हमें काम आएंगे। क्योंकि वहां जाते जैसा कि हरानंद दादा ने बोला कि हम भाषण देने के लिए जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। खिड़की दरवाजे जैसे बोले कि खुला, उनकी माइंड इतनी ज्यादा चंचल होती है और आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो अगर आप जो बोल रहे हैं आप बोले नहीं कि वो सर्च शुरू हो जाएगा फर्स्ट तो और उनके क्वेश्चन हो सकता है कि समटाइम आप ही के ऊपर वो हावी होने लगे। तो पता चला कि आपकी स्टडी आपने इतनी रिसर्च करके गया नहीं है और उनका जो यंग एज है तो वो फर्स्ट तो आपको जज करेंगे, आपको देखेंगे कि क्या आप उनके पास आए हैं सॉरी थोड़ा भाषण देने या फिर सॉरी दीदी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी माफी। आपने जो कहा दीदी, एक्चुअली एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। आपने कहा ना कि जैसे मैं मेडिटेशन उन पे करवा रहा था, तो बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, उसमें एक ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो हमारे ब्रेन का होता है। तो उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो वेव्स होती हैं, तो उसके बारे में बता रहा था। तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी बताई कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन वेव जो है ना, वो ऑटोमेटिकली जस्ट जो बीटा से अल्फा की तरफ, अल्फा का परसेंटेज बढ़ने लगता है। अल्फा मीन सीरीन, ब्लिसफुल, एंजॉयबल, रिलैक्स, मीन यू स्टार्ट डूइंग एवरी वर्क इन ए मोर रिलैक्स्ड वे। तो मैंने फ्रीक्वेंसी बताई कि उसकी 4 से 8 हर्ट्ज होती है। तो किसी ने कहा सर समवेयर इट इज गिवन 5 to 10 हर्ट्ज। जस्ट आई वांट टू टेल कि यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनके पास सब कुछ, वो साथ साथ उनके पास डाटा अवेलेबल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेर एवर वी विल गो, वी हैव टू गो, वी शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और अदरवाइज जो है वही बात है कि जस्ट उनके पास इंफॉर्मेशन आज की डेट में इतना डाटा अवेलेबल है कि जो हम लोग देने की कोशिश करेंगे, उससे आगे की वो पूछेंगे, तो उनको सेटिस्फाई अगर करेंगे तभी हम उनको लेके चलते हैं। सॉरी, बीच में इंटरप्ट किया मैंने। नहीं नहीं दादा, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस ही आपके पास शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वो आपने बोला नहीं कि और उनकी ध्यान आपसे ज्यादा, वो डबल रिसर्च वो कर रहे हैं। उनकी स्पीड इतनी फास्ट है कि उनके पास चैट जीपीटी, आज तो और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, टेक्निकल चीजें आ गए हैं, इंटरनेट इंटेलेक्चुअल जो है बहुत सारे उनके पास टूल्स है जिससे कि वो सर्च भी करेंगे और क्रॉस क्वेश्चन होगा। और सबसे पहले तो आपके स्पीच एक टाइम के बाद सिचुएशन आता है कि आप बोलने जा रहे हैं और आपने पता चला कि आपका आंख खुला और सामने कोई नहीं है, दो चार पीछे वो भी कहीं वो कुछ तबला बजा रहे हैं, कुछ उनकी एक्सप्रेशन इतनी डेंजरस होगी कि आपके तो पसीने निकल जाएंगे। तो क्या आपने इतनी ज्यादा रिसर्च करके गए हैं कि उनके जवाब फर्स्ट तो आप उनके साथ वन टू वन मिंगल हुए क्या? आपने इंटरेक्टिव सेशन फर्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि अच्छा आपकी क्या, आप अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें उनका, फिर उनसे सुने और फिर उनके करियर में भी कि आपको क्या प्रेशर लगता है, क्या चीज आपको रियली। क्योंकि आजकल मैं जो देख रही हूँ, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो फिल्म लाइन में उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं मूवी डायरेक्शन लेवल में डायरेक्ट करूंगा। या मैं खुद अपने डिपार्टमेंट की बात बता रही हूँ, हमने वो लड़का काफी इंटेलिजेंट था, इंजीनियरिंग करा एंड नाउ ही इज इन डायरेक्शन लाइन। मलयाली मूवी में वो एंजॉय कर रहा है एंड ही इज हैप्पी। उसे मनी नहीं, उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए कि नहीं, मैं ये आई वांट टू दिस जॉब मुझे ये अच्छा जॉब को भी छोड़ करके वो करना चाह रहा है। तो आजकल बहुत ही डिफरेंट अप्रोच बच्चों के माइंड में चल रही है।
अब सेकेंड पॉइंट आता है कि फर्स्ट तो उनकी कैरियर का थॉट उनके दिमाग में जो है, क्योंकि वो पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, डेफिनेटली ब्रेड बटर अर्निंग भी उनको सोचना पड़ेगा। और बचपन से जो उनके दिमाग में डाला गया है कि आपको ये बनना है, आपको इतना अर्न करना है, तो उससे अगर आप बाहर बात करेंगे तो कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, तो क्या मैं कमाऊं नहीं, क्या मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बिना काम किए मेरा, मुझे बस बैठे बैठे साधना करने से काम चल जाएगा। तो अब उनको इन सारे पहले उनके थॉट को समझे, फिर उनको जैसा कि हरानंद अजय भल्ला दादा ने बताया कि उनको कैसे स्पिरिचुअल ब्लेंड करें उनके थॉट को, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, बहुत सारी चीजें हैं। मेंटल स्ट्रेस आपको जब हो रही है, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, आपने रिव्यू किया क्या, आपने जो स्टडी किया, आपने हार्ड वर्क किया, तो आपने क्या रिव्यू किया, फिर कैसे करेंगे जब आप साइलेंट बैठेंगे, आपके सांस प्रश्वास पे आपका क्या कंट्रोल हो रहा है, आपका पल्पिटेशन बहुत हाई हो रहा है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, आप जो जो आपने याद किया, आप सम टाइम होता है कि ब्लैंक हो गया, क्यों हो गया ब्लैंक, क्या कारण है। तो छोटी छोटी चीजें, प्रश्न बच्चों के मन में आएंगे और आपके पास अप्रोप्रिएट आंसर उनके लिए जब तक नहीं होगा, वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो हमें उनसे कनेक्ट होने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट है, हम और लोगों को भी दीदी सुनना चाहेंगे एक्सपर्ट को, सॉरी, तो और एक्सपर्ट को भी मैं सुनना चाहूंगी। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उनके साथ आपको पहले अपनी ज्ञान बघारने से पहले उनके साथ उनके जैसा बिहेव दिखाना पड़ेगा उनके व्यवहारों के साथ, और फिर उनके थॉट को, जैसा कि हरानंद दादा ने बोला कि आपको पहले ही जानकारी लेनी पड़ेगी कि उनके कॉलेज, उनके प्राइमेसिस की क्या स्टडी है, क्या लेवल ऑफ स्टडी, क्या उनका थॉट है, और उस थॉट से आपका थॉट फर्स्ट मैच करेगा, तभी नेक्स्ट लेवल पे आप लेकर के जा सकेंगे, नहीं तो वो आपसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं होंगे। बच्चे लोगों का दिमाग, उनकी जो स्पीड है और उनका जो आज के जमाने में इंटेलेक्ट है, वो इतना सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है कि आप पढ़ाना शुरू करेंगे नहीं, उससे पहले वो आधी चीजें वो सर्च करके बैठ जाएंगे। जैसा हरानंद दादा ने बोला कि अल्फा बीटा गामा, आप वेवलेंथ की बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप इतना इसको इतना, और वो बोल रहे हैं कि नहीं तो इतना दिखा रहा है। आप बताएं कि आपकी बातों को मैं क्यों मानूं, किशन क्या बोलती है? आपको कैसे करेक्ट मैं समझूं कि आप जो बोल रहे हैं यही करेक्ट है। अगर मेडिटेशन या साधना मार्ग में आप बोलेंगे कि मार्ग को ही फॉलो करें, तो बोलेंगे कि क्यों, यही क्यों, इसी गुरु को क्यों। अब वहां पे ये भी प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, अनुमार को तो मानूंगा, इसमें बाबा राम केवलम है, तो इनको क्यों, इन्होंने अपने आप को ही तो कहीं तो नहीं बोल दिया। तो बहुत छोटी छोटी प्रश्न आ सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल की तरफ भी जाएंगे तो। फिर किसी गुरु का नाम नहीं लिए बिना भी आप इंडियन फिलॉसफी की भी चर्चा उनके बीच में अगर करते हैं, तो कहाँ है, किसने लिखा है, किस बुक से आपने पढ़ा है, तो बहुत सारे प्रश्न उनके पास आएंगे। उन सारे कलेक्टिव आपके पास कलेक्शन होगा, तभी वो आपको समझेंगे, सुनेंगे। और आई थिंक हम तब स्पिरिचुअल ब्लेंड जो देना चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट और ओवरऑल उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस से अगर बाहर निकालना चाहेंगे, तो कैरियर के साथ साथ अगर स्पिरिचुअल ब्लेंड देंगे उनको, हेल्थ से रिगार्डिंग, उनके फूड से रिगार्डिंग, कलेक्ट मल्टीपल स्पेक्ट्रम के साथ हम उनके पास जाएंगे, तो शायद वो हमें सुन पाए, और शायद उनकी क्यूरियोसिटी हो कि और कुछ बचा है, नेक्स्ट लेक्चर आपकी कब होगी, ये भी उनके पास प्रश्न है। और पता चला कि आप पहली बार गए, दूसरी बार आने से पहले ही वो घबरा जाए कि अब इनकी जरूरत नहीं है हमें, ये तो बस आते हैं और लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ मुझे दिखा नहीं। तो बुकिश थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमें जाना पड़ेगा, जैसा मुझे लगता है। और हमारे इतने एक्सपर्ट दादा वगैरह अपने एक्सपीरियंस से बताएं, रियली वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दादा ने रखा, और हम लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर हम प्लान करते हैं इन फ्यूचर कॉलेज या किसी जगह पे लेक्चर देने जाने के। थैंक यू सो मच दीदी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच दीदी। आज हमारे बीच बहुत सी दीदियां जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी आप लोग खुद से हैंड रेस करें ताकि मुझे सुविधा हो इस
तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी शुभाषिता दीदी से कि दीदी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ अपनी ओपिनियन सामने रखें। नॉट नेसेसरी कि हर कोई एक्सपर्ट ही हो, फिर भी हर किसी के पास कुछ ना कुछ अपना अपने विचार होते हैं, आप उसे रख सकती हैं। दीदी प्लीज, शुभाषिता दीदी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। नमस्कार। नमस्कार। मैं नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सभी को। एक्चुअली आज का टॉपिक बहुत अच्छा आपने चॉइस किया है, चूज किया है। आज आज मैं भी गई थी एक स्कूल में ऐसे ही विजिट करने। वहाँ मैंने पता किया, मतलब समर के बाद मुझे भी जाना है। तो मैं दीदी दादा लोग तो बहुत अच्छा बोले। मुझे भी यही चीज लगता है कि प्रैक्टिकली हमको पहले वहाँ पे मैं तो यूनिफॉर्म में जाऊंगी तो सब सोचेंगे कि कौन आ गया ऐसे सन्यासी, क्या बात बोलने समझने। तो सच में मुझे वहां जाने से पहले प्रिंसिपल से बात करना होगा कि उन बच्चों को क्या चाहिए। और अभी का जो स्थिति में बच्चे जैसे कि मतलब अपना जो कंसंट्रेशन, उनका जो इमोशन है, उसी चीजों पे हमको बात करने से हम उनसे जुड़ पाएंगे। जब तक हम बच्चे से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कुछ भी बोल के आ जाए वो ध्यान नहीं देंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि सच में हम लोगों को उनके मन के ही हिसाब से चलना होगा। क्योंकि बच्चे का मन जो होता है ना दीदी, बहुत ही मतलब क्या बोले, उनके पास बहुत सारे चीज रहते हैं जिनके वो जवाब ढूंढने के लिए परेशान रहते हैं कि कौन हमको सही चीज बताए। और बाबा की कृपा से बाबा ने हर चीज दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़ करके समझ करके, जैसे मैं आचार्य दीदी हूँ और जो भी आसपास में हमारे मार्गी लोग हैं वो हमसे हमारे साथ जाएं, ताकि उनको लगे कि नहीं, मतलब ये कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे ही सोसाइटी के एक ऐसे आचार्य हैं या लोग भी हैं जिनके पास कुछ तो रास्ता है। वो ऐसे परेशान होकर के अपने मतलब जैसे अभी दादा ने बोला ना, स्ट्रेस में होकर के बच्चे अगर फेलियर हो जाते हैं तो उनको लगता है कि जीवन खत्म ही कर लो, बस यहीं तक हमारा ये है। तो सच में दीदी हम लोग को बस व्यवहारिकता में जाने की जरूरत है कि जहां भी हमको मौका मिले बस उनका यूटिलाइज करें। और रास्ते में भी कुछ भी, जैसे दादाजी मॉरलिटी बोले, उन्हीं से पूछना है कि आप क्या बात समझते हैं मॉरलिटी के बारे में और अभी के समय में क्या बदलाव चाहिए, आप हमको बताइए। तो बस यही सब थोड़ा थोड़ा मैं अभी समझ पाई दीदी, उतना नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज थोड़ा सा मैं ज्वाइन हो पाई। और आगे कोशिश करूंगी दादा लोग से सुनने का, सीखने का। और मेरा प्लानिंग है कि इस बार मैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाबा का। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अभी मैं अंजलि सोनी दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर वो अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ शेयर करें। व्हाट्स हैपेंड दीदी, यू हमें। नमस्कार दीदी, प्रणाम, जय नमस्कार श्री कृष्ण। नमस्कार बाबा नाम केवल। नमस्कार दीदी। मैं नमस्कार। तो अभी join हुई हूँ इसी क्लास में, मुझे भी जो अभी सुना है मुझे काफी अच्छा लगा। आप सबसे अच्छा सुनने को समझने को मिल रहा है। मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ तो मैं सीखूंगी आप सबसे और आगे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगी दीदी मैं। जी धन्यवाद दीदी आपका। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ज्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगी, आप बस जुड़ती रहें हम लोगों के साथ। मैं मालती दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। मालती दीदी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? वो दीदी तो साउथ से है, उन शायद हिंदी नहीं समझ पाती हैं। निशिता दीदी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? सॉरी दीदी फॉर या इंटरप्शन। मैं थोड़ा लेट हो गया जुड़ने में। लिंक शेयर किया गया। मैं राम मोहन हूँ और शिक्षा तो मीतू दीदी ने मुझे व्हाट्सएप किया था। थोड़ा समय का दिक्कत हो गया, इस वजह से लेट ज्वाइन हो पा रहा हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली बताएंगे टॉपिक क्या चल रहा है इसमें, इस ग्रुप में? मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। ये दादा, आज हमारा टॉपिक है
how to take lectures in school to protect youth. This is part 2. Part 1 we have already discussed in the last meeting. What problems these youth are facing nowadays, how we can guide them, how to develop spiritual cult, how to take decisions for right career. इसलिए आज की युवा पीढ़ी जिन समस्याओं से ग्रस्त है, उन्हें हम कैसे एक राइट पाथ पर गाइड करके ला सकते हैं। इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस से कुछ गाइडलाइन भी दे रहे थे, और अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो वो भी रख सकते हैं। कि अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। डू यू हैव योर जारी रखिए। क्या जी जी मैम, हेलो। क्या आपके कोई अपने एक्सपीरियंस है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप यहाँ रख सकते हैं। एक्चुअली मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा बेसिकली मैं टीच में हूँ। मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ और इंडिया के टॉप मोस्ट कोचिंगों में काम कर चुका हूँ। आईआईटी जेई पढ़ाता हूँ मैं। आईआईटी के लिए, आईआईटी और नीट के लिए मैं तैयारी करवाता हूँ बच्चों को, और फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, आजकल के बच्चे और पेरेंट्स जो भी हैं, इस तरह से जितना मेहनत करते हैं, बहुत अंडर प्रेशर फील करते हैं तैयारी के दौरान। कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मेरा बच्चा आईआईटी नहीं क्वालिफाई कर पाया तो दुनिया वहीं खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई करियर ही नहीं है। कई बच्चों को भी ऐसा लगता है। कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं कोटा में। आपने सुना भी होगा, न्यूज वगैरह में कई बार ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में, या नीट में नहीं सिलेक्शन हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चे अंडर प्रेशर फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को पहले तो अपने बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा आईआईटी या नीट के लिए मैं जो भेज रहा हूँ, उसमें उसके दिमाग, उसका खुद का क्या इंटरेस्ट है कुल मिला करके। कई बार होता है कि पड़ोसी का बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर गया, इसलिए हम भी अपने बच्चे को कोटा भेज देंगे या कहीं नामी गिरामी कोचिंग में एडमिशन करा देंगे तो हमारा बच्चा भी आईआईटी क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसा सोचते हैं पेरेंट्स ड्यू टू देयर रॉन्ग डिसीजंस। मैं इसको रॉन्ग डिसीजन कहता हूं क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को थोप रहे हैं। आप बच्चे के, आपको अपने बच्चे की परख नहीं है कि मेरा बच्चे के अंदर किस तरह का टैलेंट है। हम उसको आइडेंटिफाई करें और उस टैलेंट को सपोर्ट करें, बजाय कि हम अपने इच्छाओं को सपोर्ट करने के बजाय बच्चे की इच्छा क्या है उसको सपोर्ट करें। जस्ट लाइक वेरी सिमिलर, जो अभी मूवी आई थी कुछ साल पहले, 3 इडियट मूवी आई थी, तो उस मूवी का अल्टीमेट मैसेज यही था कि आप बच्चे के अंदर के टैलेंट को पहचाने। और हर फील्ड में ग्रोथ है। अगर कोई हिंदी का भी स्टडी कर रहा है, कोई बच्चा हिंदी व्याकरण में अगर कोई बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, आप हिंदी व्याकरण में ही उसको सपोर्ट कर दीजिए, वो बहुत अच्छा कर जाएगा। हो सकता है किसी आईआईटी वाले से भी बहुत आगे निकल जाए वो। ये चीज आज की डेट में बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि जितने भी सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसके पीछे बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स जिम्मेदार है। मैं ऐसा मानता हूँ। कोटा में हर साल लाखों बच्चे जाते हैं तैयारी करने, लाखों लाख बच्चे जाते हैं पूरे कोटा में। मैं खुद भी एलएन का फैकल्टी रह चुका हूँ, एलएन में मैंने काम किया हुआ है। तो कोटा मेरा आना जाना रहा है, एलएन कोटा में भी मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी। तो मैं जानता हूँ वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, हजारों लाखों की भीड़ है वहाँ। बच्चे आईआईटी नीट हर कोई तैयारी करने के लिए जा रहा है, लाखों रुपए पेरेंट्स दे रहे हैं कोचिंग वालों को। लेकिन बच्चा क्या होता है कि जब वो मार्क्स अच्छे नहीं ला पाता है तो उसका इंटरेस्ट तो है नहीं, वो तो पिताजी के कहने पे, माँ के कहने पे आ गया है बस। उसका दिमाग उस लेवल पे काम ही नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स उसको समझ में आती नहीं, ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स नहीं समझ में आता है। मैक्सिमम बच्चा ऑल ओवर इंडिया अगर एक रिसर्च किया जाए तो पाया जाएगा कि सारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, टेंशन देता है फिजिक्स, चाहे वो आईआईटी का बच्चा हो चाहे नहीं बच्चा हो। मैं खुद बताता हूँ। तो पेरेंट्स
अब होता है कि जेन्युइन बच्चे आईआईटी या नीट के लायक हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। 100 में मुश्किल से 10 बच्चे होंगे जो जेन्युइनली आईआईटी नीट की तैयारी करने के लायक है। 90% सिर्फ भीड़ है वहां पर। ये 90 लोग, 100 में जो 90 बच्चे हैं, ये बेचारे अंडर प्रेशर फील करते हैं। उधर टीचर्स का प्रेशर, फिर पेरेंट्स के पास भी रिपोर्ट जाता है कितना मार्क्स मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा हर टेस्ट में। फिर वो बच्चा करे तो क्या करे, वो जाता है डिप्रेशन में। फिर अपने डिप्रेशन को थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए गलत रास्ते पे भी जाता है। वो स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, इधर उधर घूमेगा, मूवी हाउस में जाएगा, थिएटर्स में जाएगा। पढ़ता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग तो फिर जो भी थोड़ा बहुत चलता था मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, डिप्रेशन के बाद वो भी काम करना बंद कर देता है। वो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है जो थोड़ा बहुत था भी उसके। और धीरे 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 1 बीता, 2 साल बीता, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में वो आ जाता है तो उसके पास एक ही चारा बचता, सुसाइड। एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाने के बाद वो सुसाइड का रास्ता तय करता है, और बहुत सारे सुसाइड के केसेस इस तरह से होते हैं। और कई बार होते बच्चे चले जाते हैं अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के, वहां पे पता चले कोई लड़ाई हो गई किसी से, तो दोस्त हैं आपस में लड़ाई हो गई, उस वजह से भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। और हम लोग को समझ में आता है पढ़ाई के प्रेशर की वजह से सुसाइड किया है, असल में रीजन कुछ और ही होता है वहां पे जाने के बाद। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है। पेरेंट्स को बच्चे का फ्यूचर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से लें तो ही अच्छा है। कई बार मैं भी पेरेंट्स को बोलता हूँ, मेरे पास कोई पेरेंट्स आता है बोलता है सर वो मेरा बच्चा तो 0 मार्क्स आया हर टेस्ट में, आप लोग क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो। आ, मैं बोलता हूँ कि सर मेरे क्लास में बैठ रहे हैं तो 50 में से मैं आपको कम से कम 10 ऐसे बच्चे दिखा देंगे जिनके 90% मार्क्स हैं, पढ़ाता मैं ही हूँ। और आपका बच्चा अगर 0 ला रहा है तो आप ये भी तो सोचिए क्यों 0 ला रहा है। वो 10 बच्चे भी तो 90% मार्क्स ला रहे हैं, उसी टीचर से ला रहे हैं, उसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो भी। तो कहीं ना कहीं टीचर को ब्लेम करने या कोचिंग को ब्लेम करने के बजाय आप खुद अपने आप में खंगालिए कि मैं कहाँ गलत हूँ। और बच्चे को भी मत ब्लेम दीजिए आप। सारा श्रेय अगर सक्सेस होता है तब तो आप कहते हैं कि हमारा बच्चा ये कर लिया, हमारा बच्चा वो कर लिया। फेलियर होता है तो सारा दोष बच्चे का और टीचर का हो जाता है, आप साथ निकल लेते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहूंगा दीदी इस मामले में। रियली दादा, आपने बहुत ही सही चीजों को आपने हिट किया है कि पेरेंट्स को तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, और बच्चे का रुझान किस तरफ है वो देखना है कि बच्चा एग्जैक्टली अपने से एग्जैक्टली। डिसाइड करे, ना कि उस पे कोई भी प्रेशर दिया जाए किसी भी तरीके का। वहां बिल्कुल इंडिपेंडेंट हाँ, उसके डिसीजन होना ये चाहिए। बिल्कुल ये क्लियर तो हर रहता पेरेंट। है बच्चा। अगर अगर क्लास नर्सरी से लेकर के 12th तक का आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक ये बहुत आसान है उसको आइडेंटिफाई करना। आपका बच्चा है, आपके अपने बच्चे के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, फिर भी आप कई बार उसको अपनी इच्छाएं को थोपने में लगे रहते हैं। आप जानते हैं कि इसका रुझान मैथमेटिक्स में नहीं है, इसका हिस्ट्री में है। पड़ोसी ना हमारा मजा ले ले, हमारी बदनामी ना हो जाए पड़ोस में कि ये तो आज के जमाने में वो इतिहास पढ़वा रहे हैं। ये कहाँ बच्चे इसरो में जाने की सोच रहे हैं, नासा जाने की सोच रहे हैं, चंद्रयान का हिस्सा बनेंगे, और हमारा बेटा कैसे इतिहास का मतलब मास्टर बन जाएगा, या इतिहास का कुछ भी अपना हिस्ट्री में क्या कैरियर है। कैरियर हर जगह है, हर जगह एग्जाम्पल्स, ढेरों एग्जाम्पल्स हमारे इर्द गिर्द पड़े हुए हैं। हम कुछ भी करें हर जगह कैरियर है। डिपेंड करता है, हमें एक्सीलेंसी की जरूरत है। हम, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी आप करें, आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर बनने के ऑप्शन हैं वहां पर भी। आप गिटार की बजा रहे हैं तो गिटारिस्ट बनने के ऑप्शन हैं वहां पर भी। आप गाना गाते हैं, गाना गाइए, आप एक्सीलेंसी उसमें भी लाइए। आप लता मंगेशकर बन सकते हैं, आप किशोर कुमार बन सकते हैं। तो हर जगह ऑप्शंस हैं,
जरूरत है बच्चे को आइडेंटिफाई करने की, उसको सही तरीके से परवरिश देने की, उसके माइंड को हेल्दी बनाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, उसके बॉडी को हेल्दी बनाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। माइंड और बॉडी की जहां तक बात है, वो अपने आनंद मार्ग की जो फिलॉसफी बाबा ने इतने बढ़िया फिलॉसफी दे रखी है कि उसके बियॉन्ड तो कुछ बचता ही नहीं। अगर कोई एक पक्का आनंद मार्गी बन जाए, 16 पॉइंट्स को रियली में फॉलो करने की, हम कहते हैं ना, आप लोग तो खैर सभी लोग आनंद मार्गी, जो मेरा छोटा मोटा अनुभव है मैं बता रहा हूँ, लगता है कि अगर कोई 50% भी बाबा की बात मान लेना तो उसका कल्याण है। 50% भी बात मान ले, सिर्फ भोजन शुद्धिकरण कर साधना करते रहे दोनों टाइम, और थोड़ा बहुत यम नियम का ध्यान रखे कि जीवन के चल 100% में तो वो कहेगा, तो खुद ही बाबा मैं ही हो जाएगा पूरी तरह से 100% वाला आदमी। हालांकि बड़ा टफ काम है, लेकिन वही है, भक्ति है तो सब कुछ हो जाता है। मैं तो मुंबई जैसे जगह में नॉर्मली रहता हूँ, सिटी चेंज भी होते रहता है बीच बीच में, कभी मुंबई में होता हूँ, कभी कश्मीर में होता हूँ, कभी चेन्नई भी चला जाता हूँ। ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं, मतलब मैं कोचिंग फील्ड में ही हूँ बेसिकली। तो जहां भी मुझे जाना पड़ता है की तरफ से जाता हूँ, होता है लोग कहते हैं कि आप फला सिटी में चल जाइए, वहाँ ब्रांच है, वहाँ आप 4 चैप्टर पढ़ा के आ जाइए। तो 2 महीने के लिए फला सिटी में चला गया, कहीं भी वहाँ पढ़ा के आ गया। तो ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, सबसे मिलते जुलते रहता हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, अच्छा कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं कश्मीर में था, अभी अभी भी जाता रहता हूँ बीच बीच, कश्मीरी बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे डिप्टी के शिकार हैं। छोटे छोटे बच्चे, अभी जस्ट सोचिए कि 15 साल 18 साल की एज होगी, तैयारी करने आते हैं, जस्ट 12 पास किए हुए हैं, लड़के लड़कियां, उन डिप्रेशन के पेशेंट हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इनको ठीक किया जा सकता है, बाबा के नियमों को अगर इनको बता दिया जाए, ये फॉलो करें तो। लेकिन अब वहाँ रिलीजियस बाउंड्री आ जाती। मैं वहाँ गया हूँ फिजिक्स पढ़ाने, मैं वहाँ बाबा के थ्योरी को अप्लाई करूंगा तो हो सकता है कोचिंग वाला मुझे मना कर दे, डायरेक्टर ही करेगा सर ये सब चीजें, रिलीजन की बात करिए मत। कश्मीर में तो रिलीजन की बात कोई नहीं करता, वहाँ पूरी तरह से इस्लामिक लोग हैं। उनसे हम सॉरी नहीं दादा, आई एम कह इंटरप्टिंग यू, सकते कि थैंक जो यू है सो मच। भोजन शुद्धि। नमस्कार दादा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ थैंक यू सो मच दादा जी जी जी, ज्वाइन करने के लिए, और हाँ बहुत ही हाँ हाँ, वैल्यूबल आ रही बात आपने बताई है। तो आई रिक्वेस्ट वर्षा दीदी, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। सॉरी दादा, यू प्लीज जी कीप जी जी, कमिंग हियर, बिल्कुल। नहीं नहीं, थोड़ा इट्स थोड़ा ओके। टाइम को दे पाएंगे हम लोग। वर्षा दीदी प्लीज आप अपना हाँ माइक अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी जी। ओवर टू यू पूनम दीदी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दादा आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं वर्षा दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी आपने हैंड रेस काफी देर से किया हुआ है, क्योंकि दादा बोल रहे थे और सटीक बोल रहे थे, इसलिए मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया। वर्षा दीदी, डू यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ? स्टिल यू हैव टू ऐड समथिंग? वर्षा दीदी, आर यू देयर? If not, then I will call the next speaker. Please, Varsha Didi, if your hand is raised, that's why I'm giving you time. ओके दीदी नमस्कार। Namaskar. हाँ मैं ये मतलब मैं भी स्कूल से जुड़ी हुई हूँ, और पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना चाहिए। जैसे दादाजी ने बताया, बच्चे कोटा जाते तो पेरेंट्स के प्रेशर में चले जाते हैं। तो जहाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी, मेरे स्कूल में करीबन 40 बच्चे हैं अभी 12th में। तो ये स्थिति बनी कि पेरेंट्स की मीटिंग ली, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को तो इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, और बच्चे में टैलेंट है कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ही करना है। फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग की, उनको बताया कि नहीं, आजकल कैरियर का ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बन सकते हैं, इतने सारे फील्ड हैं, और बच्चों में इतना अच्छा टैलेंट है कि वो उस फील्ड में जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बात समझ में आई कि पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग होना चाहिए। दूसरी बात, यदि हम कहीं पर जाते हैं, तो यदि डायरेक्ट आनंद मार्ग का नाम लेकर कोई बात शुरू करते हैं, तो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं। अभी इतने सारे धर्म गुरु पैदा हो गए हैं कि उनके मन में डागमा पूरी तरह से भरा हुआ है।
तो उसको बताने के लिए हम डायरेक्ट ना बोल के सबसे पहले उनके स्वास्थ्य से शुरू करें कि आजकल बच्चों का फिजिकल स्वास्थ्य ही खराब रहता है, मेंटल तो बाद में है। शारीरिक इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, कोई उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। तो यहाँ से बात शुरू करें तो वो सुनना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे इसको मैनेज करें। फिर हम सीधे सीधे बाबा की फिलॉसफी पे आके उनको बताएं कि आसन है, कौशकी है, प्राणायाम है, साधना है, मेडिटेशन है। तब फिर वो उसको ध्यान से सुनते हैं और सोचते हैं कि हम कैसा करें। मैं भी स्कूल में बच्चों को यही बताती कि मेडिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बाबा के रूल के हिसाब से उनको प्राणायाम बताएंगे कि योग, सहज योग क्या है। एकदम से मेडिटेशन में वो घबरा जाते हैं। केवल आंख बंद करके आप बाहरी दुनिया को देखना छोड़ के आंख बंद करेंगे, अंदर सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा। केवल आंख बंद करके 10 मिनट बैठ जाइए तो आपको महसूस होगा। इसके बाद आप शांत मन से कुछ सोचेंगे तो कंसंट्रेशन आएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे यही है कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, उनको कैसे अट्रैक्ट करें। इसके लिए अपने को पहले से तैयार होके जाना पड़ेगा। पहले से तैयार होके जाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, सुनते भी और फॉलो भी करते हैं। जैसे मैंने कौशकी नाम नहीं बताया उनका, आपको हम एक नृत्य बताएंगे जिससे 22 रोग ठीक होते हैं। मेरे सारे स्टाफ ने दूसरे दिन कहा कि दीदी आप हमें अभी सिखाइए, अभी सीखना है। और दूसरे दिन सारे स्टाफ को लेके, अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे ज्यादा आ नहीं रहे, तो मैंने सारे टीचर्स को एक स्टेप बताइए, कल दूसरी स्टेप बताइए। इंटरेस्ट से ले रहे हैं, पेरेंट्स भी सीख रहे हैं और अपने बच्चों को भी फॉलो करवाते हैं। बस इतना ही कहूंगी दीदी। तो बस प्रयास हमको करना है, शुरुआत करनी है। बाबा ने कहा एक कदम आप बढ़ाओ, 10 कदम फिर वो हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रयास हमारा जैसा भी वहां से शुरू कर दीजिए बस। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। अभी जयश्री यादव दीदी का हैंड रेस था। दीदी, डू यू वांट टू से समथिंग? जयश्री यादव दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, दीदी ने वेलकम। दीदी ने अभी बहुत अच्छी तरह बताया हम लोगों को कि अभी हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बच्चों को बताना है तो कैसे उनको अप्रोच करें। तो अभी तो वैसे हम लोगों को समझना लेना कि हम लोग कौन से बच्चों को अप्रोच करें, प्राइमरी, सेकेंडरी या कॉलेज में जा रहे हैं या हायर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोगों को वो प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। कि अभी सपोज कॉलेज में जा रहे हैं तो फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, उनको पूछना पड़ेगा कि बच्चों को कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है। तो इसके हिसाब से फिर बाबा की कौन सी फिलोसफी उनको बताएंगे तो उनको इंटरेस्ट आ जाएगा। और डायरेक्ट तो हम लोग फिलोसफी के बारे में नहीं बोल सकते, जैसे सब बोलते हैं कि पहले उनसे क्वेश्चंस ले, क्वेश्चंस पूछे और फिर धीरे 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 उनका आंसर देके आगे बढ़े। तो हम लोग को वैसे करना चाहिए कि हम लोग कौन से बच्चों को ये करने के लिए जा रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग हमारा प्रिपरेशन करें बस। थैंक यू सो मच दीदी। और नेक्स्ट थर्सडे मैं चाहूंगी कि आप मीटिंग को होस्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट थर्सडे मुझे छुट्टी लेना है, इसलिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगी। कौन? जयश्री दीदी को मैं बोल रही हूँ। नो 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 नहीं, वो मेरे बच्चों के एग्जाम के ऊपर है, हमने पढ़ाई के दीदी, ऊपर उस पर बाद में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी हमारे बीच दादा बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रद्युम्न नारायण दादा आप अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द जरूर आप आए हैं तो हम लोगों के बीच अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, कुछ आध्यात्मिक तरंग प्रवाहित करें। वहां से जो तरंगे निकलती हैं वो सबको झंझोर देती हैं। दादा, आपका स्वागत है। तो नीतू ने थोड़ी देर पहले उसको हम पूजा कर रहे थे, तो अभी पूजा पर से उठे तो हमने मैसेज देखा। तो वो जैसे है ना, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर और सब्जी खरीदने के लिए बाजार, तो पहले से उसने कुछ कहा ना, अभी हम पूजा करके उठे और ऐसे मोबाइल देखे तो देख रहे हैं तो उसका मैसेज था कि ज्वाइन कीजिए। तो खैर जो हो, आप लोगों की चर्चा जितना मैंने सुना काफी अच्छी लगी और स्वाभाविक है। ये चिंता अभिभावकों की है, टीचर्स की है, नई पीढ़ी के बारे में, चिंता स्वाभाविक।
और जब तक ये फिजिकल लॉन्गिंग रहेगा तब तक यह चिंता बनी रहेगी। ऐसा नहीं सोचिए कि हम आईआईटी में अथवा आईआईएम में या और इस तरह के जितने भी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें बच्चों का, कितने बच्चों का दाखिला, लेकिन एक होड़ मच गई। इस होड़ से हमको बचने की जरूरत है और इसके लिए जब तक आरंभ से ही 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को यम नियम की शिक्षा, एक जो सामान्य नैतिक नियम है उसकी शिक्षा, ध्यान, आसन, इस सब के बारे में जब तक शुरू से यह प्रयास नहीं किया जाएगा, बच्चों को इसकी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक इस तरह का होड़ जो है वो बच्चों को बीमार करती रहेगी, अभिभावक भी परेशान होते रहेंगे और इसका कोई निदान नहीं। हमारी नई पीढ़ी में इंटेलेक्ट है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं। अब इस डायरेक्शन की जिम्मेदारी या तो शिक्षकों पर आती है अथवा जो उनके माता पिता हैं उनके ऊपर आती है। हमारे स्कूल और विद्यालयों की भी यह स्थिति नहीं है कि बच्चों को वे सही डायरेक्शन दे सके। केवल विषय को पढ़ाने में ही वे लोग इतने संलग्न रहते हैं कि और बातें जो उनके टोटल पर्सनैलिटी से ताल्लुक रखती हैं उसकी ओर ध्यान नहीं। तो जब तक हम बच्चों के टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करने की दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक तो बच्चे वही करेंगे, वो ड्रग्स लेंगे, इधर उधर करेंगे। आजकल तो ड्रग्स चलो इतनी बढ़ गई है कि पान की दुकान में भी ड्रग्स नहीं, और गांव के बच्चे तक, शहर की तो बात करो, गांव के बच्चे तक ड्रग्स, क्योंकि उसके सामने कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके सामने कोई फ्यूचर नहीं है, कोई गारंटी नहीं है पर कि हम क्या करेंगे। आए दिन हम लोग देखते हैं कोई परीक्षा आयोजित होती है, वो टीचर्स की हो, सिपाही की हो, की हो, कितना हंगामा होता है, पेपर लीक होता है और शब्दबाजी पाई जाती है। क्या हो, तो हर साल हमारे बच्चे कार्य संकल्प, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, अब 1.5 अरब के लगभग हमारी जनसंख्या हो रही है। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले लोग हम लोग हैं और वहाँ यदि एक ह्यूमन मैनेजमेंट ही कहना चाहिए कि वो उसकी व्यवस्था नहीं रहेगी तो यह भीड़ क्या कर देगी, सहज इसका अंदाजा लगाया। इसीलिए शुरू से ही सावधान होने की जरूरत है। जो शिक्षा का उत्तरदायित्व जिनके ऊपर है, बच्चे के जो माता पिता हैं, वे कम से कम बच्चों को शुरू से ही हम एक समन्वित व्यक्तित्व कैसे विकसित हो इसकी दिशा में आवश्यक है। समय भी नहीं है और बहुत ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग का समय भी हो गया, लेकिन हाँ बोलिए। नहीं, मुझे लगा आप कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। आप कंटिन्यू करें। नहीं, तो वही हमने कहा है कि जब तक के उसके संपूर्ण के विकास की बात हम नहीं सोचते तब तक एक सरकार के जो आईआईटी खोलो, आईआईएम इसके तो और एक अजीब तरह की समाज में स्पर्धा भी रहेगी। जो बच्चे कंप्लीट नहीं करेंगे उसकी जो निराशा हो सकती है उसका अनुमान लगा सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, ड्रग्स
लेने लग जाते हैं, वो समाज के बोझ बनता है। वो इज्जत समाज का नहीं रह जाता, वो बोझ बनता है। और ये बड़ी विपदजनक यदि इतनी बड़ी संख्या में असफल बच्चे हमारे समाज के बोझ बन जाए तो समझो कि समाज की क्या स्थिति है। कितने बच्चे IIT डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IIM लाइन, बहुत थोड़े, लेकिन लाखों लाख लगे हुए हैं। और जो असफल हो जाते हैं फिर ये समाज में काम के लायक नहीं है, ये समाज के बोझ बनते हैं। तो इस दृष्टि से हम लोगों को सोचने की जरूरत है। इसलिए इसका जो जागरण है जीवन के हर क्षेत्र में होगी। रेनेसा इन ऑल स्टेट ऑफ लाइफ, स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, शहरों में, कम से कम एक संदेश हो जाए। अभी कुछ लोग तो लेकिन आनंद मार्ग का नाम लेकर थोड़ा सा संकोच होता है किसी इंस्टीट्यूशन में जाने में कि लोगों को थोड़ी और रुचि हो जाए। आप आनंद मार्ग का नाम लेकर मत जाइए, आप योग का नाम लेकर जाइए। आप लोग पूरी दुनिया में और लोग बहुत पसंद भी करने लगे। तो आप आनंद मार्ग से न सही, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण की जो ये विधाएं हैं, बिना नाम लिए भी आप जा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा हट, जिस जिम्मेदारी की अपेक्षा हम लोगों से बाबा ने की थी, उस जिम्मेदारी को भी हम लोग निभाने हैं, उस आत्मीयता के साथ और उस द्रुपगति के साथ हम लोग पीछे रहे। बात तो आपस में हम लोग कर रहे, लेकिन फीस में निकल इकट्ठी हो जाती, एक जगह जमा होकर कुछ बातचीत हो जाती है, लेकिन समाज का कितना बड़ा अंश चुका है जहाँ लोग आनंद मार्ग का नाम नहीं जानते। और बाबा ने तो यही कहा कि केवल तुम नाम भर सबको बता दो कि लोग जान जाए, और ज्यादा करने की जरूरत। इसमें भी हम लोग पर्याप्त रूप में सफल नहीं होते। हमारे हमने देखा है कि हमारे आनंद मार्ग के जो अच्छे भी है तो वे अपने को छिपा कर रखते, लोग नहीं जाने क्या मानंद मार्ग। अभी जैसे एक कोच के आनंद मार्गी है तो उनको अपने को बताना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हम आनंद मार्गी हैं और तुम्हारे लिए इस पर बड़ी अच्छी बातें हैं, और तुम यदि इसको फॉलो करोगे तो यह जो एक अंधी दौड़ है प्रतियोगिता की, उससे बच भी पाओगे और तुम्हारी योग्यता भी विकसित होगी इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने। तो हमको अब हिचकना नहीं चाहिए नाम बताने में कि मैं आनंद मार्गी, हमको तो गौरव होना चाहिए कि हम आनंद मार्गी। यदि हमने ही आत्मविश्वास का भाव होता तो हम तो इतने गौरवशाली हैं कि भगवान के संपर्क में आए, भगवान ने हम लोगों को चुना। इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है हमारे। तो खुलकर अब बात जी जरूर 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 दादा मैं अब आपको यहाँ रोकना चाहूंगी कि आंसू दीदी ने हैंड रेस किया है और हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका जुड़ने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भगवान ने हमें चुना है तो फिर हमें संकोच नहीं होना चाहिए। मैं आंसू दीदी से अब रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करें। सबको नमस्कार। नमस्कार, वेलकम दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी सबका डिस्कशन तो बहुत अच्छा था। मैं सबको थोड़ा सा, मैं एक चीज मेरे तरफ से यही था कि क्योंकि आज बहुत एजुकेशनलिस्ट टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा सजेशन ये कि हम लोग को एक
कमिटी जैसे बनाना, कमिटी मतलब जो इंटरेस्टेड है प्रैक्टिकली, हम लोग बाबा का जैसे एमनियम ही बहुत जरूरी है, बट उसको जैसे एज वाइज किस तरह से हम लोग एमनियम को कहानी के माध्यम से छोटे बच्चों को बताएं, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम लोग एमनियम को ही थोड़े बड़े बड़े बच्चों को किस तरह से बताएं। इस तरह से हम लोगों को ना एक दीदी पैकेज जैसे बनाकर प्रैक्टिकली हम लोग जैसे और संस्थाएं भी करती हैं, बट हम लोग को अपने जैसे आनंद मार्गियों को एक टीम बनाकर जो बाबा की फिलोसफी को बहुत बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, उन लोग के साथ हम लोग को टीम बना के प्रैक्टिकली मान लीजिए 6 to 8 सेशंस हम लोग पूरा पैकेज के साथ किसी स्कूल में जाते हैं, तो वो ज्यादा सिस्टमेटिकली, जैसे मान लीजिए एक क्लास मेरे मन में आया, जैसे दादा लोग भी बोल रहे थे आध्यात्मिक को हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट उसको हम लोग जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ एक एमनियम हो गया, फूड पे हो गया, उसके बाद मेमोरी कैसे बढ़ाना, क्योंकि आजकल सब बच्चे मेमोरी के लिए एक सबको क्रेज है, तो उसी बहाने हम लोग जैसे 8 सेशंस का पैकेज अगर बनाते हैं, तो उसमें हम लोग मेमोरी का एक क्लासेस है, बाबा को 3-4 आसन दिए, उसका बाबा कुछ फूड हैबिट्स दिए, उसको हमको इनकलकेट करके हम लोग एक पैकेज बना के तब हम लोग डिफरेंट सिटीज में हम लोग जब रहते हैं, तो सबका सजेशंस जो है वो काम आएगा। तो मेरा यही एक मेन राय था। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीदी के बारे में ये बता दूं कि दीदी डॉक्टर हैं और दीदी स्कूलों में खुद जाती हैं, लोगों को गाइड करती हैं और आनंद मार्ग की तात्विक भी हैं दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं तो आपको कॉल करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मालूम था आप क्लिनिक में इस टाइम रहती, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर रही थी, आपने हैंडल्स किया, इसलिए बहुत हाँ बहुत हाँ हाँ, धन्यवाद दीदी आपका। ठीक है दीदी, बहुत बहुत और अच्छा लगा सबका पॉइंट्स। जी जी दीदी, मीरा दी। एक और निशु दीदी हैं, सी इज ऑल्सो टीचर, उनका भी मैसेज ग्रुप में आया है कि क्या हम टीचर्स को कैन वी प्लान टू ट्रेन टीचर्स। या डेफिनेटली, व्हाई नॉट। उनका आया है, और मैं राम मोहन दादा को भी मैं बोलूंगी कि दादा कीप ज्वाइनिंग, और हम लोग आगे इस प्रोग्राम को, इस टॉपिक को और 1-2 सेशन लेंगे, और जैसा कि आशु दीदी का सजेशन आया है, तो हम लोग इस पर एक और प्रोग्राम और प्लान कर सकते हैं। एक मीटिंग हम लोग पहले इंटरनल करेंगे, एंड आप लोगों से भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जुड़े, और हम लोग इसको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, मीटिंग नहीं, इसको प्रैक्टिकल अप्रोच इसको कैसे करें। हम लोगों का इस प्रोग्राम का, इस सेशन को लगातार लेने का कारण यही था कि हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिकल वर्क कर सके। तो नेक्स्ट और सेशन लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, और टीचर को कैसे इसमें गाइड करें, टीचर लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हम लोग देखेंगे, और साथ साथ पेरेंट्स का, जैसा कि राम मोहन दादा ने बोला कि पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनसे बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली देखी हूँ कि पेरेंट्स की विजन क्लियर नहीं होती है, या उनकी अपनी इच्छा जो दबी होती है, वो फोर्स अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं। ना कि उनके लिए बहुत आसान है कि वो पूरे फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक अपने बच्चे को वॉच आउट करें, और फिर उनको उनको उसके अकॉर्डिंग, उसके चॉइस का, समटाइम बच्चा अपना कैरियर बताना चाहता है, पर उसकी इच्छाओं को दबा दी जाती है, और समटाइम इतना ज्यादा उसके आगे इम्पोज कर दिया जाता है कि वो वही सोचता है जो उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो कुछ कुछ इस तरह की चीजें जो हमारे नजर में है, जो हम लोग सब देख रहे हैं, तो इसको होने ना दिया जाए, और साथ साथ स्पिरिचुअल कल्ट को कैसे, उनके मोरलिटी कैसे उनमें लाया जाए, ये सारी चीजों को हम लोग सोचेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तो ये छोटी छोटी चीजों पे हम लोग प्लान करते हैं। मीरा दीदी, 1 मिनट के टाइम आप मुझे भी दे दें प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ आशु दीदी, आपने मतलब किंग पिन को पकड़ा है, और वी आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। अभी इसी प्रोग्राम के बाद हम लोग एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, दैट इज आनंद मार्ग टीचर्स ग्रुप, या आनंद मार्ग टीचिंग क्लासेस ग्रुप करके हम बनाने जा रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन, बिकॉज जब तक हमारे पास इस तरह के इनपुट्स नहीं आएंगे, हम सिलेबस नहीं डिजाइन कर पाएंगे। जैसे दीदी ने कहा कि एक छोटे बच्चों का ग्रुप के लिए एक अलग हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, एंड वी शुड हैव इट रेडीमेड। जो जा रहा है उसको वो चीज पकड़ा दीजिए, उसकी जेब में रख दीजिए कि आप
फिर फर्स्ट क्लास को जाएंगे तो ये सेशन में आपको लेना, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज बताई है आशु दीदी। धन्यवाद करने के लिए शब्द बहुत छोटे हैं, बट थैंक यू सो मच। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। आप सभी के इनपुट बहुत जरूरी हैं, जैसे मीरा दीदी ने कहा है। तो थैंक यू मीरा दीदी, बस यही कहना था मुझे। जी दादा, राम मोहन दादा, डेफिनेटली हम लोग इसका प्लान हम लोग इवनिंग में ही रखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अस इज वर्किंग। इवन पूनम दीदी आपके सामने बैठी है, सी इज ऑल्सो वर्किंग। उनका प्रोफेशन, सी इज एडवोकेट है पटना में। तो फिर भी वो टाइम निकाल करके अभी हम लोगों के बीच में कर रही हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों का अपना कैरियर, अपने फैमिली, सबको लेते हुए समाज के प्रति हम लोग अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें, तो ये सारे मोटिव हैं और हम लोग जरूर इस पर वर्क करेंगे कलेक्टिवली। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम दीदी। नमस्कार। थैंक यू मीरा दी एंड एवरीवन। सभी लोग इतने समय तक जुड़े रहे, इसको सभी का धन्यवाद। इसके साथ मैं सेशन को यहाँ समाप्त करना चाहूंगी। नेक्स्ट थर्सडे अगर इसी टॉपिक को लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे मैं शायद एब्सेंट ही रहूं, तो मीरा जी इसको हैंडल करेंगी। इसके साथ साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।